हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 20 फरवरी को होने वाले साइंस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप कह सकते हैं कि मैराथन वीडियो सुबह लाए थे, उसका पार्ट 2 है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ बोला गया कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जल, कांच, मिट्टी या प्लास्टिक। तो मिट्टी जो है, मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर आगे क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना स्थिति आभासी, सीधा तब बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की क्या होनी चाहिए। यानी कोई बिंब अवतल दर्पण में था, ठीक है, और उसकी स्थिति जो थी आभासी थी, सीधा और बिंब से बड़ा बना था, तो वस्तु को कहाँ होना चाहिए। तो ऐसा स्थिति जब अवतल दर्पण में आएगा, जब आभासी हो जाए, सीधा हो जाए और बिंब से बड़ा बन जाए, तो एकदम आंख मूंद कर मार देना है कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, दर्पण का ध्रुव, ठीक है, और मुख्य फोकस जो आपका बनेगा, फोकस, मुख्य फोकस जो बनेगा, उसके बीच में आप कहीं भी वस्तु रख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, तो आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। फिर आगे है कि किसी बिंब का वास्तविक या समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना है। तो फोकस दूरी की दुगनी पर, यानी कि 2f पर अगर रख देंगे तो दुगना, तो यहाँ पर समान साइज का प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे बोला गया कि एक गोलीय दर्पण, ठीक है, एक गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस संभवतः क्या है। देखिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दिया, यानी प्लस दिया है, ठीक है। प्लस आपका कब होता है, तो जब आपका यहाँ पर क्या हो जाए, कि दोनों उत्तल हो जाए, ठीक है, यानी कि दर्पण भी आपका उत्तल हो जाए और प्लस में लेंस भी आपका उत्तल हो जाए, तब जाकर आपका प्लस में 15 होगा। फिर आगे बोला गया है, फिर आगे क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन है, तो या तो समतल होगा या उत्तल होगा, तभी आपका हम सीधा प्रतिबिंब बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो छोटे शब्दकोश को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेंगे 5 सेंटीमीटर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो वो होती है आधी। कहाँ कर ले। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। R बराबर 2f होता है, या तो बोल सकते हैं F बराबर R/2, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या देखिए R बराबर दे दिया 32 सेंटीमीटर, फोकस दूरी F बराबर क्या होता है, R/2 होता है, तो यहाँ पे 32/2 लगा देंगे, 16 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 16 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। और उत्तल दर्पण से 2 टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं और दोनों सीधे ही बनते हैं। और अवतल दर्पण का बात क्या है, अवतल दर्पण सीधा और उल्टा दोनों बनता है। फिर आगे लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, जो डायोप्टर होता है, जिसको D से दर्शाया जाता है। आगे है, आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाहनों के पथ दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो पथ दृश्य यानी कि पीछे वाले दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अग्रदीप में अवतल दर्पण यानी आगे की दृश्य को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। फिर बोला गया सोलर दर्पण, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण जो है प्रकाश किरण को मोड़ने का काम करता है, और सारा जो सोलर प्लेट आपका होता है, वहीं पर सारा रोशनी को मोड़कर वहीं केंद्रित करता है। उसके बाद सोलर कुकर में खाना बन जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता और उसके फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो लेंस की क्षमता P और F में क्या संबंध है। तो P बराबर होता है 1/f, ठीक है, 1/f होता है, या आप F बराबर 1/p भी कर सकते हैं, इसका रिवर्स कर सकते हैं। तो P बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है, और आपको बताना है कि लेंस जो किस पदार्थ का बना होता है दोस्तों, तो यह जिलेटिन का बना होता है। फिर आगे है कि आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख के रंगीन भाग को आइरिस या परितारिका भी कहा जाता है। फिर आगे है कि मानव ने जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसको क्या बोलते हैं। तो मानव ने जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उसको रेटिना या दृष्टिपटल कहा जाता है। अगला सवाल है, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या है। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है। फिर अगला सवाल है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है। नेत्र जो है उसमें जो उत्तल लेंस का बना होता है नेत्र, ठीक है, उत्तल लेंस जैसा व्यवहार करता है, तो ये वास्तविक और उल्टा बनाता है।
फिर अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु। देखिए दूर बिंदु का सवाल आ गया, अनंत हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर आगे नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को जो है कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली करता है, प्यूपिल। फिर आगे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या प्रयोग होता है, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस प्रयोग होता है बच्चों। फिर आगे जरा दूरदृष्टिता, जरा दूरदृष्टिता के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो बायोफोकल लेंस यानी कि द्विफोक्सी लेंस किया जाता है। फिर आगे इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है, तो इंद्रधनुष बनने का कारण होता है अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इंद्रधनुष के लिए। फिर आगे तारे का टिमटिमाना किस घटना को दर्शाता है, तो तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है, प्रकाश के अपवर्तन घटना को। फिर आगे है वैसे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है आपको बता दो, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जब आती है तो अपने पथ से विचलित होती है, इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। फिर आगे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है खतरे का निशान के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो लाल रंग का प्रयोग होता है। फिर आगे विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा आई। ठीक है, विद्युत धारा आई का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। फिर आगे निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, देखिए आई स्क्वायर आर होता है, आई आर स्क्वायर भी होता है, भी आई भी होता है, भी स्क्वायर बटे आर नहीं होता है, इसलिए सही आंसर आपका भी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। फिर आगे बोला गया कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान, जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास क्या है, समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर बाद में पार्श्वक्रम संयोजित किए जाते हैं, तो उसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, श्रेणी क्रम तथा पार्श्वक्रम में उत्पन्न उष्मा का अनुपात क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1:4, इसको याद कर लेना 1:4। फिर आगे है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो होता है कूलाम। ठीक है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दी है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो क्या बोला गया कि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश अगर प्रवाह हो रहा है, 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम आवेश जो है प्रवाहित हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। फिर आगे उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर द्वारा रखने का काम करती है। तो उस युक्ति का नाम क्या होता है, तो सेल या बैटरी होता है, जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर को बनाए रखने के लिए काम करती है। फिर बोला गया कि कौन सा पदार्थ विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है, तो चांदी होता है सबसे बेहतरीन। फिर विद्युत परिपथ का क्या अर्थ होता है, तो विद्युत धारा के सतत और बंद प्रवाह को ही पथ को ही क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। फिर अगला सवाल है कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस क्रम में संयोजित करते हैं, तो वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में और एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे है विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर को। फिर आगे है ये प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम, और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर होता है। फिर अगला सवाल यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, या तो फिर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के समानांतर होती है, या तो फिर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा अरीय होती है जिनका उद्भव तार से होता है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखा का केंद्र तार होता है। तो यही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या होती है, तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, या तो फिर किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया, या फिर कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, जो माइकल फेराडे की वजह से हुआ था, तो अपेक्षित गति यानी कि चुंबक को एक जगह पर रखे थे और बाकी जो परिनालिका था उसको इधर पे, चुंबक को इधर से उधर खिसकाया जा रहा था और यहाँ पर अपने पथ को विचलित कर लिया गया था। ठीक है, इसलिए आप बोल सकते हैं अपेक्षित गति वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर आगे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर यानी कि जनित्र कहा जाता है। अगला सवाल है किसी एसी जनित्र और डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या होता है। मूलभूत अंतर यह है कि तो एसी जनित्र में जो होता है वो सर्पी वाले होता है, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। ठीक है, क्योंकि आधे चक्कर के बाद यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है दिशा में। फिर अगला क्वेश्चन, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो जब लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट होता है,
ठीक है। शॉर्ट सर्किट जब होता है तो विद्युत धारा में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। उसके बाद अगला है विद्युत फ्यूज कि विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। फिर अगला है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर काम करती है, तो विद्युत घंटी जो होती है यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव के नथी में काम करती है। फिर अगला डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो का, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर आगे है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो उसमें अक्रिय गैस या फिर निष्क्रिय गैस, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑर्गन 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 और वगैरह भरा रहता है। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है विधुरमय तार, विधुरमय यानी कि फेज तार यानी कि कलर तार। ठीक है। कलर ऑफ लाइव वायर। ठीक है। तो ये लाल होता है, विधुरमय यानी कि फेज तार लाल होता है। फिर आगे घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है, तो काला, और भू संपर्क तार का कलर क्या होता है, तो हरा होता है, जिसको अर्थिंग तार कहते हैं। फिर आगे चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक। अगला सवाल है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र जब होता है तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करती है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव जब होती है तो चालक पर क्या होता है, बल उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, किसके वजह से, तो बल की दिशा जो ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम आया था, ताकि बल का दिशा को पता लगाया जा सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, अगला क्वेश्चन बोला गया किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम कब होती है, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो जाती है। जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के एकदम लंबवत हो जाएगी, 90 डिग्री में हो जाएगी, तब जाके आप कह सकते हैं कि विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल सबसे अधिक होता है। फिर आगे कुछ ऐसे युक्तियों के नाम लिखे इसमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि विद्युत पंखे, मिश्रकों, कंप्यूटरों, रेफ्रिजरेटरों आदि में विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर कि किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है, तो लघुपथन कब होता है, शॉर्ट सर्किट, तो विधुरमय तार उदासीन तार अगर संपर्क में आ जाता है तो यहाँ प्रतिरोध शून्य होता है। प्रतिरोध जब शून्य होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते लघुपथन हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यह कथन सत्य है या सत्य, तो यह कथन सत्य नहीं, क्योंकि विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को रूपांतरित नहीं करता, बल्कि यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वहीं पर अगर यह बात जनरेटर के लिए बोला जाता है, जनयंत्र के बारे में, तब ये सही होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर। ठीक है। अगला सवाल है विद्युत जनयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत जनरेटर जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला है, और यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर भी काम करता है। अगला है कि किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय से समांतर सीधी सीधी रेखाएं होती है, यह कथन सत्य है या असत्य, तो यह कथन जो आपका है सत्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या जल ऊर्जा, तो कोयला। ठीक है। कोयला जो है आपका गैर नवीकरण है। अगला सवाल है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, तो बादल वाले दिन में हम सौर ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, जैव मात्रा। ठीक है। ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है तो लकड़ी, नाभिकीय ऊर्जा, गोबर गैस या कोयला, तो यह हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश ऊर्जा को निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं हुआ है, तो भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है आपका यहाँ पर ये सौर ऊर्जा से अंततः उत्पन्न नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग करते हैं, तो सिलिकॉन का। ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का। फिर है यूरेनियम से प्राप्त ऊर्जा क्या होती है, तो यूरेनियम जब भी प्राप्त होता है यूरेनियम 235 वगैरह जो होता है, तो वहाँ से नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट सवाल बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से प्राप्त नहीं होती है, देखिए ज्वारीय ऊर्जा समुद्र से प्राप्त होती है, तरंग ऊर्जा भी समुद्र से प्राप्त होती है, महासागरीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा भी समुद्र से हमें प्राप्त होती है, लेकिन भूतापीय जो होती है यह भूमि के नीचे से, ठीक है, प्राप्त होती है। फिर अगला है महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है, महासागरीय ऊर्जा तापीय का कारण क्या है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण यहाँ पर क्या है। ठीक है।
तो महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण होता है महासागर में विभिन्न स्तर में ताप का अंतर, क्योंकि महासागर में आप जैसे ही अंदर जाएंगे आपको हर स्तर के बाद आपको टेम्परेचर का अंतर पाया जाएगा। फिर अगला है कि ऊर्जा का अंतिम और सर्वोत्तम स्रोत क्या है। ऊर्जा का अंतिम और सर्वोत्तम स्रोत यहाँ पर क्या है, तो सूर्य है। ऊर्जा का अंतिम और सर्वोत्तम स्रोत क्या है, सूर्य होता है। फिर आगे सोलर पैनल के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है, तो वही सिल्वर का यानी चांदी का। उसके बाद मोमबत्ती को जलाने पर ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार बदलती है, तो मोमबत्ती को जलाने पर रासायनिक ऊर्जा होती है ऊष्मीय और प्रकाश। पहले रासायनिक ऊर्जा होती है, फिर वो ऊष्मीय गर्म होती है और जाकर फिर प्रकाश देती है, यानी कि ऊष्मीय रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय में और उसमें से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है OTEC का फुल फॉर्म क्या है, तो ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। आगे पवनों का देश किसे कहते हैं, तो डेनमार्क को, ठीक है। और पवन चक्की चलाने के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार स्पीड चाहिए, आपको याद रखनी चाहिए। आगे CNG का पूरा नाम क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर आपका जो है LPG का क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम। ये दोनों को याद रखना है। आगे जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण, कोयला, पेट्रोलियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। जैव निम्नीकरण पदार्थ बोला गया, ठीक है, जो आसानी से अपघटित हो जाता है। तो घास, पुष्प या चमड़ा। फिर आगे है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। उसके बाद है फलों के छिलके, केक और नींबू का रस। और लास्ट में है केक, लकड़ी और घास, ठीक है। तो यहाँ पे आपका A नंबर तो पक्का हो जाएगा, फिर C हो जाएगा और D हो जाएगा, ठीक है, D हो जाएगा। प्लास्टिक है इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। आगे है कि इनमें से कौन एक भौतिक कारक नहीं है, तो ताप, वर्षा और वायु तीनों भौतिक कारक है, जबकि सूक्ष्मजीव भौतिक कारक नहीं होता है। अगला निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है। तो सबसे पहले आपको प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि ये सबसे पहले आपको उत्पादक लगाना है। उत्पादक किसमें में, घास, ठीक है। घास सबसे पहले आप देखिए तीनों में घास है। इन घास को खाने वाला कौन है, बकरी, और बकरी को खाने वाला फिर मानव है। ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा आहार श्रृंखला। फिर आगे है कि निम्न में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट या पंखे का स्विच बंद कर देना, स्कूटर पर जाने के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, सभी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्यावरण मित्र का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अजैव निम्नीकरणीय जो अपघटित नहीं होता आसानी से, तो प्लास्टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। पारितंत्र में तो जीवधारी और निर्जीव दोनों होता है, ठीक है, सजीव और निर्जीव दोनों होता है पारितंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि किसी आहार श्रृंखला में अजैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते आना क्या कहलाता है, उसको जैव आवर्धन कहा जाता है। जो जो क्या बोल सकते हैं आपके उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित जमा होते जाता है, उसको जैव आवर्धन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में एक प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। प्राथमिक उपभोक्ता शेर, मगरमच्छ, हिरन और मनुष्य। तो हिरन आपका क्या प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। अगला है कि हरे पौधे में क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण क्या कहलाता है, तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उसके बाद है कि पदार्थों के अपघटन या पाचन के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो एंजाइम, ठीक है, एंजाइम जो रासायनिक पदार्थ होते हैं। फिर आगे प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पर, तो केवल पत्ती में या केवल तने में या पौधों के सभी हरे भागों में या जड़ों में। तो पौधों के सभी हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। आगे बोला गया है खाद्य पदार्थ श्रृंखला में एक पोषक स्तर दूसरे पोषक स्तर पर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है, तो 10%। इसको लिंडमान का नियम भी बोला जाता है। आगे पारितंत्र के एक जैविक तथा अजैविक घटक के उदाहरण दीजिए। तो जैव घटक का घास हो जाएगा और अजैविक घटक का यहाँ पर मृदा हो गया। आगे बोला गया एक मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण दीजिए। तो खेत हो जाएगा, बगान हो जाएगा, ये सब आपका क्या हो जाएगा, तो मानव निर्मित। फिर ओजोन अणु का रासायनिक सूत्र क्या है, तो O3 यानी कि ओजोन 3 O3 होता है। फिर CFC का पूरा नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। आगे बोला गया किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम ऊर्जा स्रोत क्या होता है, तो प्रथम ऊर्जा स्रोत आपका सूर्य होता है। फिर आपके आगे DDT का फुल फॉर्म, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसका फुल फॉर्म होता है। एक बार और बोल देते हैं, डाइक्लोरो डाई फिनाइल, उसके बाद आगे बोला गया है ट्राइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट है सूर्य से आने वाली प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज को जो होता है कौन सुरक्षा करता है, तो ओजोन परत करता है। आगे है ओजोन परत वायुमंडल में किस भाग में पाई जाती है, तो समताप मंडल में और क्षोभ मंडल में होती है, लेकिन ज़्यादातर मात्रा समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। फिर आगे बोला गया चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जंगल को काटने से बचाना। ये उत्तराखंड के गढ़वाल रेनी गांव में हुआ था। आगे चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। नेक्स्ट बोला गया है कि निम्न में कौन सा बड़े बांध बनाने का लाभ नहीं है।
तो जल का पर्याप्त भंडारण, ये आपका लाभ है। विद्युत उत्पादन, ये भी है। जैव विविधता में कमी, ठीक है, ये आपका लाभ नहीं है, जैव विविधता में कमी। नेक्स्ट आपको बोला गया कि जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न अत्यधिक विषैला उत्पाद क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, सबसे अधिक विषैला होता है। फिर आगे बोला खादिन कहाँ पाए जाते हैं, तो खादिन आपका राजस्थान में पाया जाता है, जो टांका के जैसा होता है। फिर आगे गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया, तो 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया है। आगे है बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित, झारखंड में, और झारखंड का जिला बोला जाए तो लातेहार में ये अवस्थित होता है, बेतला नेशनल पार्क। उसके बाद अगला सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर। फिर आगे टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया, तो गंगा भागीरथी नदी पर आपका है, भागीरथी नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध। आगे बोला गया चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया, तो 1970 के दशक में शुरू किया गया था। आगे चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से, तो रेनी नामक गांव से इसका है। आगे बोला गया है कि बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं, तो खेजड़ी वृक्ष के लिए भी प्रसिद्ध बहुत ज़्यादा है। अगला सवाल है जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या होते हैं, तो नदी, तालाब, जंगल या घर। तो जैव विविधता के जो विशिष्ट स्थल होते हैं वो जंगल होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुणावर्त फलन होते हैं, तो किसके होते हैं, तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है उसमें आवर्त सारणी 7 होता है, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। उसके बाद है मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 6 आवर्त होते हैं। अगला परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो तीसरे आप इसको पढ़े होंगे 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो 2 गुना 3 का स्क्वायर, तो तीसरा कक्षा बोला गया, तो 2 गुना 9 18 हो जाएगा, सही आंसर 18 हो जाएगा। फिर आगे आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है परमाणु संख्या था, यहाँ पे परमाणु संख्या। फिर आगे बोला गया है अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया, अष्टक सिद्धांत का, तो न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत ने न्यूलैंड ने किया था। आगे आवर्त सारणी के 17 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो हेलोजन समूह के तत्व ये लोग कहलाते हैं, ठीक है। आगे है अभी अक्रिय तत्व कौन है यहाँ पर, तो मैग्नीशियम, हीलियम, उसके बाद है Au, उसके बाद है H, ठीक है। तो आपका हीलियम हो जाएगा क्योंकि इसका बाहरी कोश पूर्ण होता है। अगला सवाल यहाँ पर बोला गया है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, तो उदग्र स्तंभ को वर्ग बोला गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या बोलते हैं, क्षैतिज कतार को क्या बोलते हैं, तो आवर्त बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव सवाल जो मैराथन है, मैराथन पार्ट 2 है दोस्तों, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अभी हम लोग और एक से एक धुआंधार वीडियो लेकर आएंगे, तब तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।